बेचारी एक बेटी दो दो घरों को संभालती है, फिर भी बेटे का अपना कहने के लिए एक भी घर नहीं होता। चलिए अब देखते हैं ऐसी ही एक बेटी पूनम की कहानी। पूनम बचपन से ही होशियार, तेज और समझदार थी। छोटी सी उम्र में उसे पता था कि उसे करना क्या है। एक रोज पूनम अपनी माँ सुनीता से कहती है, मम्मी मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम करूँ जिससे कुछ पैसे आने लगे और मैं कम से कम अपना खर्च तो निकाल पाऊँ। हाँ बेटा, तेरे पापा की हालत किसी से छुपी नहीं है। जैसे तैसे घर खर्च चला दे रहे हैं वही काफ़ी है। अब तो तेरी 12वीं भी हो गई, इससे आगे तो तेरे पापा तुझे पढ़ा भी नहीं सकते। फिर गोलू का भी तो हमें देखना है, उसे इंजीनियरिंग करवाने में बहुत पैसे लगेंगे। तेरा क्या है, तू तो दूसरे के घर चली जाएगी। जी मम्मी। पूनम की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वो सुनीता से कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, गोलू मुझसे 1 ही साल छोटा है, फिर भी सब गोलू के लिए सोचते हैं, मेरे लिए नहीं। बेटे बेटी में इतना फर्क आखिर क्यों? इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। पूनम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। गोलू को जैसे पता चलता है कि पूनम ट्यूशन पढ़ाकर 10,000 कमा लेती है, तो वो पूनम से कहता है, दीदी मुझे 500 रुपये देना। तो अरे मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम 10,000 तो कमा लेती हो आराम से, फिर भी देने में इतना ड्रामा कर रही हो। अरे मेरे कॉलेज और ट्यूशन की फीस मुझे देने हैं। पता है मुझे तुम कितना पढ़ती हो, पैसे दे रही हो या नहीं? नहीं दूंगी, जाओ यहाँ से। तभी सुनीता वहां आ जाती है। अरे छोटा भाई है, कुछ पैसे दे देगी तो क्या हो जाएगा? मेरे पास होता तो उसे तुझसे मांगना पड़ता क्या? मैं भी तो तुझे दे रही थी ना अब तक। रहने दो मम्मी, थोड़ा सा कमाने क्या लगी, घमंड दिखा रही है। सुनीता उसी वक्त सज्जन के पास जाती है और तमतमाती कहती है, बेटी हाथ से निकलती जा रही है, जितना जल्दी हो सके इसे यहाँ से शादी करके निकालो। जो करना होगा अपने ससुराल जाकर करेगी। आज थोड़े से पैसे के लिए गोलू को इतना सुना रही थी, कल को मेरे बेटे का हक खाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेगी। मैंने तो कहा ही था ज्यादा पढ़ाओ मत, लेकिन तुम्हें ही लगा था पढ़कर कम से कम अपना तो कर लेगी। करो बेटी का कल्याण। देखता हूँ कोई लड़का, जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करके इसे यहाँ से निकालता हूँ। अचानक से अगले दिन सज्जन की नौकरी चली जाती है और वो घर आकर सुनीता से कहता है, तुम लोग अपना अपना देख लो, मेरी तो नौकरी चली गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे घर में राशन भी नहीं है, अब कहाँ से खाना बनेगा? सुनीता के आंसू बहने लगते हैं। तभी पूनम 2,000 लेकर वहां आती है। मम्मी ये पैसा ले लो, इससे ही राशन मंगवा लेना, हम लोग कुछ न कुछ करके घर का खर्च निकाल लेंगे। हाँ बेटा, अब तो तू ही सहारा है, तुझे ही कुछ करना होगा बेटा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। पूनम चिंता में डूब जाती है। घर का बोझ उसके कंधों पर आ जाता है। अपने कमरे में बैठे वो सोच रही थी, इस तरह तो नहीं चलेगा, खाली ट्यूशन पढ़ाकर मैं घर का खर्च नहीं निकाल सकती हूँ, कुछ और काम करना होगा। राशन का ही खर्च 20,000 लग जाएगा, क्या करूँ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पूनम बहुत सोचती है, फिर अपने एक दोस्त साहिल से बात करती है। राशन के खर्च के लिए राशन की दुकान ही क्यों नहीं खोल दे रही हो? राशन की दुकान में कमाई भी बहुत होती है, उससे तुम्हारा घर क्या 2 और घर का खर्च भी निकल जाएगा। अरे ये सब तब हो जब दुकान चले, और मुझे दुकान चलाने के लिए ट्यूशन छोड़ना होगा। अरे चल जाएगी दुकान, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ट्यूशन तुम भूल कर भी मत छोड़ना, 1 घंटे में तुम 10,000 कमा लेती हो। जब तक दुकान नहीं चलती तब तक तुम्हें इसी से सहारा मिलेगा ना। 1 घंटा तो कोई भी दुकान देख सकता है। हाँ तुम सही कह रहे हो। तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत होगी तो बेझिझक बोलना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। पूनम राशन दुकान खोलने के बारे में सुनीता को बताती है। ये सही है, तेरे पापा और गोलू भी दुकान में बैठ जाएंगे। मम्मी लेकिन दुकान खोलने के लिए पूंजी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तेरी शादी के लिए मैंने जो जेवर रखे थे वो बेचकर पैसे आ जाएंगे। पैसे भी आजकल कौन सा लड़की वाले कुछ देते ही हैं। सुनीता और पूनम जाकर गोल्ड बेच देती हैं। जो पैसे मिलते हैं उससे अपने घर के नीचे एक राशन का दुकान खोल लेती हैं। शुरुआत के कुछ दिनों तक दुकान चलना तो दूर की बात, एक मक्खी तक दुकान में नहीं आती है। दुकान की ऐसी हालत देखकर गोलू पूनम पर चिल्लाने लगता है, दीदी तुम्हें बस बर्बादी करना आता है, जितना पैसा दुकान में लगाई हो उतना बैंक में फिक्स लगा देती तो इंटरेस्ट के कुछ पैसे ही आ जाते। अभी एक फूटी कोड़ी नहीं आ रही, ऊपर से तुम सोचती हो एक साथ 10 काम कर ले। अरे तुम भी जाओ शादी करके यहाँ से, हम लोग अपना देख लेंगे।
तुम यहाँ रह रहे के हमारी और बर्बादी कर रही हो। तुमसे मैंने पूछा नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है। अरे बोलूंगा मैं, अगर दिक्कत है तो इस घर में मत रहो। पूनम रोने लगती है और साहिल को कॉल करके सब कुछ बताती है। देखो, जोरदार पब्लिसिटी की जरूरत है, मैं तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तुम कुछ भी करो लेकिन मेरी दुकान चलनी चाहिए। साहिल बड़े बड़े बैनर लगवा कर जगह जगह लगवाता है। धीरे धीरे दुकान चलने लगती है और दुकान से अच्छी कमाई भी होने लगती है। अब दुकान पर गोलू और सजन दोनों बैठने लगते हैं। एक दिन गोलू अपनी माँ से कहता है, दीदी की शादी कर दो, कितने दिनों तक इसे घर पर बिठा कर रखोगी? सब लोग कहने लगे हैं कब शादी करोगी पूनम की। अरे बेटा, अभी पहले तू इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले, उसके बाद। मम्मी, मुझे उससे ज्यादा कमाई तो दुकान से ही हो जाएगी, तो मैं भला क्यों पढ़ूं? मैं जॉब करने चला जाऊंगा तो दीदी हमारी दुकान हथिया लेगी। अरे ऐसा कैसे हथिया लेगी? मैं हूं ना उसे इस घर से निकालने वाली। ये दुकान मेरे घर में है। आज ही मैं उससे कहती हूँ कि साहिल के घर वालों से मेरी बात करवाए, मैं उन दोनों की शादी की बात कर लूंगी। मम्मी इस बार चुकना मत। सुनीता पूनम से शादी की बात करती है। अभी मैं शादी नहीं करूंगी, पहले कुछ पैसे शादी के लिए सेव कर लूं, वरना शादी में खर्च होंगे तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? शादी में खर्च लड़के वाले करेंगे। आजकल लड़की वालों का 1 रुपया नहीं लगता। और सेविंग तू कहाँ से करेगी? इसी दुकान से ना। अरे ये दुकान तो मेरे गोलू की है, इसके पैसे उसके भविष्य के लिए सेव करूंगी मैं। अरे तो पागल हो गई है क्या? लव मैरिज में क्या खर्च? इतना ही है तो कोर्ट मैरिज कर ले। ये क्या बात हुई? इस दुकान में मेरा भी हक है मम्मी। तभी वहाँ गोलू आ जाता है। हक? अरे कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर पे, दुकान पे सब कुछ मेरा है। तुम जहाँ जाओगी वो घर तुम्हारा होगा। तुम बीच में मत बोलो, मैंने कितना कुछ करके इस दुकान को चलाया है। अरे तू कोई एहसान नहीं कर दिया, तुम भी यहीं रहती हो, यहीं खाती पीती हो। कहीं और रहती तो घर का भाड़ा लगता। तुझे क्या यहाँ मुफ्त में रख के रखे है? काम क्या है तुम्हारा? जिस परिवार के लिए पूनम ने इतना कुछ किया, वो परिवार वाले पूनम को इतना कुछ सुनाएंगे, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पूनम को इसकी एक जरा भनक नहीं थी। उसका मन पूरी तरह से टूट जाता है और वो साहिल को कॉल करके सब कुछ बताती है। पूनम, तुम अपने आंसू पोंछो, मैं अभी आ रहा हूँ और हम कोर्ट मैरिज करेंगे। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी। साहिल और पूनम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। पूनम को ऐसा करता देख उसका पति सजन कहता है, तुम मेरे घर में कतई नहीं आओगी। नाक कटवा दी तुमने मेरी। इतना ही तुम्हें शादी करने का शौक था, मुझे कह देती, मैं करवा देता तुम्हारी शादी। मेरे चेहरे पर काली पोत दी तुमने। अब मैं किसी कीमत पर तुमसे रिश्ता नहीं रखूंगा और ना ही कोई और तुमसे रिश्ता रखेगा। पापा मेरी बात तो सुनिए। अरे निकल जाओ यहाँ से, कुछ नहीं सुनना मुझे। पूनम को संभालते हुए साहिल कहता है, तुम अपना मन क्यों छोटा करती हो? हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे, तुम मेरे घर चलो। आंखों में सपने लिए पूनम साहिल के साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़ती है। ससुराल पहुंचती ही जैसे ही साहिल की माँ रजनी दरवाजा खोलती है, पूनम को देखकर दंग रह जाती है और बेटे को एक तमाचा मारते हुए कहती है, बेशरम कहीं का, किसी को भी उठाकर मेरी बहू बना कर ले आएगा। तुझे शर्म नहीं आती क्या? इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ए लड़की, मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी मत करना, निकल यहाँ से। मम्मी जी, अब तो हमने शादी कर ली है, मैं कहाँ जाऊंगी? साहिल, जिस घर से आई है इसे वहीं छोड़ कर आ। माँ, पूनम मेरी पत्नी और इस घर की बहू है, ये अब यहीं रहेगी और पूनम जाएगी तो मैं भी इसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। बेटे के मुंह से ऐसा सुनकर रजनी के कान खड़े हो जाते हैं और बेटे के मुंह में कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, पर ये लड़की मुझे एक आंख पसंद नहीं है। बस तेरी खुशी के लिए मैं इसे इस घर में आने दे रही हूँ, याद रखना। माँ, मुझे चलेगा, तुम बस इसे इस घर में रहने की परमिशन दे दो। पूनम और साहिल घर में आ जाते हैं। रजनी अंदर अंदर कुड़ रही होती है और मन ही मन सोचती है, मैं इस लड़की को निकाल कर रहूंगी, पर मैं निकालूंगी तो साहिल को तकलीफ होगी। अगर ये खुद चली जाए तो सोने पे सुहागा। इधर साहिल बाजार चला जाता है और पूनम अपने कमरे की सफाई कर रही होती है। रजनी उसके कमरे में जाकर कहती है, ये मेरे बेटे का कमरा है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ कुछ दिनों की मेहमान हो। ये मेरे पति का घर है,
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो तो वक्त ही बताएगा। रजनी अपने साहिल के सामने तो शरीफ बन जाती और पीछे से पूनम को टॉर्चर करने लगती। अगले दिन सुबह 5 बजे ही रजनी पूनम के कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। खुद को इस घर की बहू बताती हो? कौन सी बहू इतनी देर तक सोई रहती है? सूरज सर पर चढ़ आया है, नहा धो कर रसोई में आओ। जी जी मम्मी जी। पूनम झटपट नहाकर रसोई में आती है और रजनी कहती है, तुम मेरे लिए एक नौकरानी हो। मेरे बेटे को पसंद आ गई हो तुम। कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ रहकर मन भर जाएगा तो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। सबके लिए चाय बना कर लाओ और नाश्ते में मूंग दाल की कचौड़ी, पनीर सोयाबीन की सब्जी और साथ में खीर बना लो। साहिल के पापा कम मिर्ची खाते तो उनके लिए अलग सब्जी बना देना। जी मम्मी जी। मुझे मम्मी जी नहीं मैडम कहो, समझी? पूनम आंसू बहाने लगती है। लड़की होना इस दुनिया में श्राप है। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। मेरा अपना कहने को कुछ भी नहीं है, न मायका अपना है न ससुराल। पूनम चाय बनाकर सबको देती है, फिर नाश्ता बनाकर देती है। कचौड़ी खाकर रजनी कहती है, इतना बेकार खाना बनाया है कि पूछो मत। एक तो बिना दहेज के तुम्हें इस घर में रखा है, ऊपर से इतना खराब खाना बनाया है। मायके से यही सीख कर आई हो? बेटा साहिल, तुमने क्या देखकर इससे शादी की? इससे अच्छी तो काम वाली होती है। बहू जैसे एक भी लक्षण नहीं है इसमें। माँ, लेकिन खाने में कमी क्या है? मुझे तो ठीक लग रहा है। हाँ, तुझे तो लगेगा ही ना। रजनी जी, अब इसे कुछ मत बोलिए। समय के साथ जब इसका मन भर जाएगा तो खुद समझ जाएगा। रजनी और धर्म जी के खाने के बाद साहिल कहता है, पूनम तुम मेरे पास हो, किसी की बातों का बुरा मत मानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तुम साथ हो तभी तो मैं जिंदा हूँ। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक रोज साहिल को शहर से बाहर जाना पड़ता है। पूनम, कुछ भी होगा तो मुझे कॉल कर देना। मैं 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। साहिल चला जाता है। रजनी को पूरा मौका मिल जाता है। वो पूरे घर के बर्तन साफ करने के लिए निकालती है। काम वाली, सारे बर्तन अच्छे से साफ हो जाने चाहिए। मुझे एक भी जरा भी गंदा नहीं चाहिए। जी मम्मी जी। पूनम बर्तन साफ करने लगती है और साफ करते करते थक जाती है। जैसे ही उसके बर्तन खत्म होने को होते हैं, रजनी और बर्तन निकाल कर देती है। मेरे बेटे को छोड़ दो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। मम्मी जी, आपकी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। अगर इस घर में रहना है तो मुझे दहेज के पैसे दे दो। अरे कुछ भी दहेज लिए बिना ऐसे ही उठकर आ गई। इतना सब कुछ है तुम्हारे मायके में, फिर भी कुछ लेकर नहीं आई हो। कैसे चलेगा? मम्मी जी, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगी। जितना काम करवाना है करवा लो आप, लेकिन मुझे इस घर में रहने दीजिए। ठीक है, अब तुझे काम वाली बनने का शौक है तो मुझे क्या दिक्कत है। ये सब करके कपड़े आयरन कर देना। जी मम्मी जी। रजनी एक के बाद एक काम पूनम को देती जाती है और पूनम भी बिना कुछ कहे काम करती जाती है। 2 दिन में पूनम की हालत किसी काम वाली से कम नहीं हो जाती। साहिल जब 2 दिन बाद घर लौटता है तब पूनम की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। साहिल को देखते ही पूनम बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, मैंने पूनम को तुम्हारी बहू समझकर तुम्हारे पास छोड़ा था, लेकिन तुमने उसे काम वाली बना दिया। अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। साहिल पूनम को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब साहिल और पूनम खुशी खुशी भाड़े के घर में रहने लगते हैं। पूनम को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वहीं उसकी जिंदगी एक नई करवट ले लेती है। ऑफिस से घर लौटते वक्त साहिल का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ लोग साहिल को अस्पताल ले जाते हैं और पूनम को फोन करके कहते हैं, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से बदल के अस्पताल आ जाइएगा। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। पूनम रोती हुई भागती हुई अस्पताल जाती है। साहिल के माथे से खून बहता देख पूनम की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। आप पहले फीस जमा कर दीजिए, उसके बाद हम आपके पति को हाथ लगा पाएंगे। वैसे भी उनकी हालत बहुत नाजुक है। पूनम रोती हुई बड़बड़ाती है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? मम्मी के पास जाती हूँ, मुझे मेरे साहिल को बचाना होगा। पूनम भागती हुई अपने मायके जाती है और सुनीता से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। साहिल एडमिट है, उसे बचा लो मम्मी। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास जो है सब गोलू के नाम कर दिया है मैंने।
जब खुद से शादी की थी तो खुद ही समझो, हमें बोलने के लिए क्यों आई हो? यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। पूनम बिना कुछ कहे भागती हुई अपने ससुराल जाती है और रजनी से कहती है, मम्मी जी साहिल को बचा लीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगी। मैं साहिल की इलाज के सारे पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होगा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, एक बार उसका इलाज हो जाए बस। पूनम और रजनी अस्पताल जाते हैं। रजनी अस्पताल में पैसे जमा करती है। साहिल का इलाज शुरू होता है। पूनम ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी आंसू बहाती हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी। भगवान, आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है? मैं कहीं की भी नहीं रही, न मायके की न ससुराल की। कहने को मेरे पास 2 घर हैं, लेकिन रहने के लिए एक घर भी नहीं है। साहिल को होश आ जाता है और दूर से ही उसे देखकर पूनम एक चिट्ठी लिखकर अपनी सास को देती है और कहती है, मम्मी जी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, आप ये साहिल को दे देना। हाँ, चले जाओ तुम। अब हम अपने बेटे की शादी धूमधाम से किसी पैसे वाले घर में करेंगे। इलाज में जितने पैसे लगे हैं सब हमें मिल जाएंगे, इतना तो दहेज मिलेगा ही। पापा जी, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। आपके जैसा अधर्मी आदमी मैंने नहीं देखा। नाम धर्म होने से कुछ नहीं होता। आप तो अपने बेटे को दहेज के लिए बेच रहे हैं। पूनम सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है।